बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार एफडीआई नियमों में ढील देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार किया जा चुका है। डिटेल लेते हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, किस तरह से विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए शर्तों में ढील की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ऐलान किया कि हमें फॉर्चून 500 में 550 कंपनी भारत की जानी चाहिए, अर्थव्यवस्था की रफ्तार किस ऊंचाई पर जानी है, तो उन सबको एक बड़े पिक्चर से देखें तो सरकार इस तरफ कदम भी बढ़ा रही होगी। सिर्फ ये ऐलान भर नहीं रहने वाला, तो इस तरफ एक बड़ा कदम ये बढ़ने जा रहा है कि विदेशी निवेश की शर्तों को सरकार आसान करने जा रही है, खासतौर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर के एफडीआई की शर्तों को। इसमें 2 कदम सरकार उठाने जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। पहला तो ये कि जो अभी कंपनियां होती हैं, इसमें जो विदेशी निवेश लाती हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि कोई पेरेंट कंपनी ने विदेशी निवेश ले आया, लेकिन जब वही कंपनी अपने सब्सिडरी के जरिए निवेश नीचे कर रही होती है तो दोबारा सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। यानी पेरेंट कंपनी को एक बार लेनी पड़ती है, फिर सब्सिडरी यानी डाउन स्ट्रीम कंपनी में निवेश करने पर दोबारा मंजूरी लेनी पड़ती है। तो मंजूरी लेने में समय काफ़ी लंबा लगता है, विदेशी निवेश आने में लंबा वक्त लगता है, एक तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं रह जाता है। तो सूत्र बता रहे हैं कि अब सरकार इस जरूरत की शर्त जो है उसको खत्म करने जा रही है। प्रस्ताव ये रखा गया है कि अगर पेरेंट कंपनी ने एफडीआई की मंजूरी ले ली है, उसी एफडीआई की रकम में से कुछ रकम उसी सेक्टर में सब्सिडियरी कंपनी के जरिए निवेश करना चाहती है तो सरकार से दोबारा मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे क्या होगा कि पेरेंट कंपनी को बड़ी राहत मिलेगी, वो अपने मनमाफिक सब्सिडियरी कंपनी में डाउन स्ट्रीम में जाकर के एफडीआई कर सकेगी, निवेश कर सकेगी। इससे विदेशी निवेश ज्यादा आएगा, जल्दी आएगा। एक और प्रस्ताव है जिसको मंजूरी मिलने की संभावना है, वो ये है कि अभी 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एफडीआई के प्रस्ताव होते हैं तो उसको संबंधित मंत्रालय मंजूरी देता है, फिर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप मंजूरी देता है और फिर ये जाके कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास जाता है। तो इसमें 1 साल से ज्यादा का वक्त कई बार लग जाता है, एफडीआई के प्रस्ताव लंबे खिंचते चले जाते हैं। तो सरकार इस 5,000 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ा करके 15,000 करोड़ रुपए करने जा रही है। यानी 15,000 करोड़ रुपए तक के एफडीआई आएंगे तो उस एफडीआई के प्रस्ताव को आपको कैबिनेट से मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, संबंधित मंत्रालय ही उसे मंजूरी दे देगा। इससे माना जा रहा है कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था के एक तस्वीर बढ़ रही है, इकोनॉमी का स्केल बढ़ जा रहा है, विदेशी निवेश की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये नियम जो है इस तरफ ज़्यादा मददगार साबित होंगे। और प्रस्ताव कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार हो गया है, बहुत जल्द कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है। जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास वापस लौटेंगे दूसरी खबर के लिए। इस बीच आपको बता दें, घरेलू डिफेंस कंपनियों को अब एक बड़ा बूस्ट मिला है। रक्षा मंत्रालय ने 405 स्वदेशी आइटम्स की छठी लिस्ट जारी कर दी है। डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो लिस्ट जारी की गई है इसमें कौन से स्वदेशी आइटम शामिल हैं और इससे किन कंपनियों को सीधा फायदा होगा? देखिए, दरअसल ये जो 405 डिफेंस इक्विपमेंट की लिस्ट जारी की गई है, उसमें सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट बीईएल से खरीदे जाएंगे, जो 227 इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। उनमें से करीब 40 इक्विपमेंट तो आपको दिसंबर 2026 तक खरीदने हैं। उसके बाद अलग अलग किस्तों में सामान बीईएल को सप्लाई करनी है, जो दिसंबर 2032 तक की डेडलाइन है। दूसरी जो सबसे बड़ी कंपनी है वह है आपको एचएएल से करीब 86 डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाने हैं। उसके भी अलग अलग समय सीमा तय की गई कि इस समय सीमा तक एचएएल को ये सारे सामान की सप्लाई करनी है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे है बीडीएल से 13 इक्विपमेंट खरीदे जाने हैं, मिधानी से 7 इक्विपमेंट खरीदे जाने हैं, जीआरएससी से 7 और बीएमएल से 7 इक्विपमेंट यहाँ पे खरीदे जाने हैं। ये सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जिसका अभी तक जो सरकार है वो दरअसल इंपोर्ट करती है। अब इंपोर्ट की जगह अब इंपोर्ट नहीं करेगी, इन कंपनियों से खरीदेगी, जिसमें एयर प्लेटफॉर्म है, जैसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के लिए है। इसके अलावा आपका वॉरशिप है, मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रडार्स हैं। ये सारी चीज़ें अब इंपोर्ट नहीं होगा, इन कंपनियों से खरीदा जाएगा। और इनसे करीब जो सरकार का अनुमान है, करीब इससे 3070 करोड़ रुपए का कारोबार इन घरेलू कंपनियों को मिलेगा। और इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि अब तक करीब 15,700 डिफेंस आइटम जो है उसको इंपोर्ट की बजाय घरेलू कंपनियों से सरकार ने खरीदना शुरू कर दिया है। पिछले 5 साल में करीब 9,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट बिल जो है वो कम हुआ है। और घरेलू सरकारी कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए का अभी तक ऑर्डर दे चुकी हैं मार्च 2026 तक। इस पूरी मुहिम के तहत अब ये छठी लिस्ट जारी की गई है, तो जाहिर तौर पर ये रकम और ज्यादा बढ़ेगी। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इन दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए।
बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ने से क्रूड की कीमतें एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं क्योंकि ट्रंप और ईरान के बीच सुलह की उम्मीद दिख ही नहीं रही। ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि सीज फायर के एक्सटेंशन के पक्ष में वे नहीं है और ईरान को सफेद झंडा लहराकर सरेंडर कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने हॉर्मुज पर अमेरिका के पूरे कंट्रोल का भी दावा किया। इससे अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने का विचार भी सामने रखा। ट्रंप के मुताबिक हॉर्मुज खुला हुआ है और अमेरिका हर हफ्ते लाखों बैरल तेल बाहर निकाल रहा है। इस बीच ट्रंप ने ओमान को भी धमकी दी है। वहीं ईरान ने दो टूक कह दिया है कि हॉर्मुज पर उनका कब्जा रहेगा। आने वाले वक्त में ईरान और भी ज्यादा आक्रामक नीतियां अपनाएगा। ईरानी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि कूटनीति विफल हुई तो अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने के लिए हॉर्मुज में समय पर और भी ज्यादा सटीक सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। The kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon. तो क्रूड के भाव में एक बार फिर से तेज उछाल देखने को मिला है। एक ही दिन में कच्चा तेल करीब 3% चढ़ गया। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने से सप्लाई को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। ब्रेंट क्रूड $91 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जबकि WTI की बात करें तो ये भी $84 के ऊपर कारोबार कर रहा है। आगे कैसे दिख रहा है क्रूड का आउटलुक जानते हैं। कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो मनीषा जी, आगे का आउटलुक किस तरह से आप देख पा रही हैं? कीमतों में जो तेजी है क्या वो बरकरार रह सकती है? जी हाँ, फिलहाल तो ऐसा ही लगता है क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से लगातार कच्चे तेल के भावों में तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत की बात की जाए तो यहाँ पर बढ़त के साथ ही कारोबार है। तो ये तीसरा ऐसा हफ्ता है जब हमने कच्चे तेल के प्राइसेस में लगातार तेजी बनते हुए देखी है। 1 महीने के हाईज पर फिलहाल यहाँ पर प्राइसेस हैं। यूएस और ईरान के बीच में कोई भी समझौता होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो 60 दिनों का जो ट्रूस था वो भी अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। यूएस को ये भी नकारा है कि किस तरह से यहाँ पर ईरान और ओमान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज करने की बातचीत करने लगे हैं और साथ ही साथ जिस तरह से ये एस्केलेशन हमने होता हुआ देखा है। अब तक यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात थी, लेकिन अब रेड सी में भी यहाँ पर कुछ आतंक फैलता हुआ नजर आया है। बाबल मंदेब में भी यहाँ पर वो स्ट्रेट वाटर में भी यहाँ पर जिस तरह का आवागमन था उसमें गिरावट देखने को मिली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए तो पिछले वीकेंड पे 31 वेसल्स यहाँ पर पास हुई थी। इस वीकेंड की बात की जाए तो जस्ट 5 यहाँ पर पास हुई हैं। तो क्लियरली एक गिरावट यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। बाजार को लगता है कि 2026 में यहाँ पर एक डेफिसिट के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के लिहाज से काम करते हुए नजर आएंगे। तो और तेजी की उम्मीद इस वजह से भी है। अब बाजार को लगता है कि यहाँ पर 88 जैसा एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर में भाव यहाँ पर $94-95 प्रति बैरल तक भी शायद इसी हफ्ते में जाते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे एनालिसिस के लिए। चले बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी दबाव दिखा। बाजार का पूरा अपडेट अब बता रही हैं रक्षा रावत। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन यानी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था आज, और आज बाजार में गिरावट नजर आई। लगातार छठा दिन था जहां पर भारतीय बाजार गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहां पर निफ्टी बैंक, सेंसेक्स सभी इंडेक्स जो है वो आधे % के दबाव के साथ बंद हुआ है। लेकिन स्मॉल कैप यहां पर केवल जो है वो फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आया है। आज सारे इंडेक्स के मुकाबले स्मॉल कैप ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन आज सेक्टोरल पिक्चर की ओर ध्यान देते हैं। आईटी जहां पर काफी दिन से अच्छी रैली थी वो अपने 200 डीएमए के लेवल के आसपास गया और वहां से वो रैली कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आई और आईटी इंडेक्स आज के सत्र में 2% लुढ़कता हुआ नजर आया। इसके अलावा ना पीएसयू बैंक ने साथ दिया, उसके अलावा रियलिटी भी टूटते हुए नजर आए। इसके अलावा मेटल, एफएमसीजी, फाइनेंशियल, कैपिटल मार्केट, कैपिटल गुड्स और एनर्जी इंडेक्स थे जिन्होंने आज बाजार का साथ नहीं दिया। लेकिन डिफेंस स्पेस देखिए यहाँ पर काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। खबरों के दम पर जो है पूरा इंडेक्स जो है 1% से ज्यादा की तेजी दिखाता हुआ नजर आया। इसके अलावा ऑयल एंड गैस और फार्मा में भी चुनिंदा खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली। लेकिन आज जो है निफ्टी 50 के लूजर्स कौन से शेयर्स रहे हैं, यानी निफ्टी 50 का साथ किसने नहीं दिया।
ऑटो काउंटर्स से टाटा मोटर पीवी यहाँ पर भी गिरावट नजर आई। इसके अलावा एशियन पेंट यहाँ पर भी 2% से ज्यादा की गिरावट। इसके अलावा इंफोसिस आईटी से और विप्रो भी आईटी से शामिल होता हुआ नजर आया। टोटली जो आईटी काउंटर थे वो आज बाजार का साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन निफ्टी को कंट्रीब्यूट कौन से शेयर्स ने किया? एक्सिस बैंक यहाँ पर 1% के गेंस नजर आए। इसके अलावा हेल्थ केयर स्पेस से मैक्स हेल्थ केयर, M&M, ग्रासिम, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने निफ्टी को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। और आज जो है बाजार जो है लगातार छठे दिन गिरावट खाता हुआ नजर आया। तो ये था बाजार का पूरा अपडेट। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। कमेटी सभी पीड़ितों का पक्ष सुनने के बाद अपनी सिफारिशें देगी। पूरी खबर बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। 20 तारीख को जंतर मंतर पे हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया था। पुलिस के ऊपर पैलेट गन चलाने का भी आरोप है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं की सुनवाई की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये मामला अलग अलग राज्यों का है, इसके अंदर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कई राज्यों का ये मामला है, तो इसको देख करके हमें लगता है कि एक कमेटी बनाए जाने की जरूरत है जो इस पूरे मामले की जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस कमेटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, सीबीआई के रिटायर्ड अधिकारी और पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे। ये कमेटी सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक करेगी, उनको अपनी बात रखने का मौका देगी और उसके बाद कमेटी अपनी सिफारिशों को सौंपेगी और उन सिफारिशों के रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि पहले स्टेक होल्डर्स अपने सुझाव हमको दें और उसके बाद ही हम इस कमेटी का गठन करें। तो सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस कमेटी के गठन की घोषणा कर सकता है। वहीं बात करें झारखंड छात्र आंदोलन की, तो अब हेमंत सोरेन की सरकार सामने झुकती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JPSC 14, JSSC, CGL की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा JPSC 11 से 13 की जांच करने का भी फैसला लिया गया है। इन परीक्षाओं के प्रकाशित रिजल्ट भी रद्द किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार ने TDPL के जरिए हुई सभी भर्तियां और परीक्षाएं रद्द करने का फैसला ले लिया है। इसके बाद भी छात्र आंदोलन का जो चेहरा है देवेंद्र महतो, उन्होंने अपना अनशन तो तोड़ दिया, लेकिन छात्र अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि पहले चरण की जो भी मांगे थी सरकार ने मान ली, लेकिन आंदोलन तब तक चलेगा जब तक CBI जांच की मांग और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम नहीं मिलता है। अब वही सरकार के सामने दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि अब वो लोग भी धरने पर बैठ गए हैं जिनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। JPSC, JSSC भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का जो शुरुआत हम लोग किए हैं, इसका प्रथम चरण का यह जीत है। प्रथम चरण हम लोग का सफल हुआ, लेकिन संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। अब हम लोग का द्वितीय चरण का शुरुआत होगी। हम लोग चाहते हैं एक ऐसा रिफॉर्म, एक ऐसा भर्ती परीक्षा व्यवस्था जो पूरी तरीके से जवाबदेही हो, निष्पक्ष हो, और ये गारंटी देना पड़ेगा कि फ्यूचर में पेपर लीक और धांधली नहीं होगा। और अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। 2036 ओलंपिक के लिए भारत ने कमर कस ली है। देश भर में टैलेंट हंट के जरिए नई खेल प्रतिभाओं की तलाश होगी। प्रधानमंत्री मोदी का विजन है भारत को खेलों की नई ताकत बनाना। तो मिशन ओलंपिक 2036 कैसे होगा पूरा, इसी पर ही तैयारी क्या कुछ की जा रही है, इस पर हम खास चर्चा करेंगे शाम 5:57 पर। जरूर देखिए कंज्यूमर अड्डा में। सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद भी कैब एग्रीगेटर्स ने अपने एप्लीकेशन पर एडवांस टिप और एड ऑन जैसे प्रॉम्प्ट नहीं हटाए हैं। सभी कैब एप्लीकेशंस पड़ताल करने पर पाया गया कि एक भी एप्लीकेशन ऐसा नहीं है जिसने कंज्यूमर को अतिरिक्त भुगतान के बदले जल्दी राइड का वादा देना बंद किया हो। देखिए रोहन सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जी, 11 अगस्त को सरकार की तरफ से सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और तमाम कैब एग्रीगेटर्स को चेतावनी दी गई थी कि वे अपने ऐप से
एडवांस टिप या एड ऑन जैसे जो प्रॉम्प्ट है उसे तुरंत हटाएं, क्योंकि ये जो मोटर व्हीकल कानून है, खासतौर पे जो कैब एग्रीगेटर नियम 2025 में लाए गए थे उनका उल्लंघन है। और ये भी कहा गया था कि इस तरह के प्रॉम्प्ट को बिना किसी देरी के हटाया जाना चाहिए। अब 1 सप्ताह से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी एक भी कैब एग्रीगेटर ने इस तरह के प्रॉम्प्ट अपने ऐप से नहीं हटाए हैं। हमने ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव, भारत टैक्सी जैसे ऐप्स को चेक किया तो इन सभी में अभी भी इस तरह के प्रॉम्प्ट बने हुए हैं। ओला में अगर आप जाते हैं, कैब बुक करते हैं तो राइड एक्सेप्ट से पहले ही आपके पास टिप का ऑप्शन आता है और कहा जाता है कि आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं जल्दी राइड के अगर आप टिप देते हैं तो। ठीक इसी तरह से उबर भी कहता है कि जो लोग टिप देते हैं उन्हें जल्दी राइड मिलती है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाते हैं जो है उसमें आप अपना टिप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो 20 रुपये हो, 30 रुपये हो या 50 रुपये हो। इस तरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ तक कि जो सरकारी मदद से बना भारत टैक्सी है वहाँ भी अभी आपको टिप का जो ऑप्शन है वो मौजूद दिख रहा है। इसके अलावा जो इन ड्राइव है उसका तो पूरा सिस्टम ही टिप पे है कि अगर आप जैसे जैसे अपनी कीमत बढ़ाते जाते हैं आपके चांसेस बढ़ते जाते हैं कि आपका जो कैब है वो एक्सेप्ट किया जाए। जबकि सरकार ने साफ कहा था कि इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए और ये गैरकानूनी है और किसी भी हाल में राइड से पहले आपसे टिप नहीं लिया जा सकता। अगर आपको टिप देनी भी है तो आप स्वेच्छा से देंगे, वो भी राइड के बाद। और किसी भी परिस्थिति में जल्दी राइड मिलने के नाम पे तो टिप नहीं मांगा जा सकता। लेकिन ये साफ है कि सभी कैब एग्रीगेटर इस वक्त इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। बीजेपी की नई टीम पर हम खास चर्चा कर रहे हैं। टीम नवीन क्या है ड्रीम, जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।